आप हाल ही में आई हुई फिल्म धुरंधर से जरूर वाकिफ होंगे, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा। अक्षय खन्ना, जिन्होंने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीत लिया है, उस फिल्म के मेन हीरो रणवीर सिंह को भी पीछे छोड़ दिया। तो क्या था माजरा, क्या थी पूरी कहानी, कौन था रहमान डकैत, क्या थी लियारी टाउन की गैंग वॉर? आइए जानते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं ये वाला वीडियो। ये कहानी शुरू होती कराची के कस्बे लियारी टाउन से। लियारी, जिसे मदर ऑफ कराची यानी कराची की मां कहा जाता है, जहां पर अलग अलग कल्चर के अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। वहां पर बलोच, सिंधी, कच्छी जो कच्छ के हैं, सिडी जो अफ्रीकन डिसेंडेंट, वो लोग सब मिलजुल कर रहते हैं। आप लियारी को पुरानी दिल्ली से कंपेयर कर सकते हैं, जहां मिक्स पॉपुलेशन रहती है, रंग बिरंगे घर है। और यहीं से कहानी शुरू होती है रहमान डकैत की। कराची का ये इलाका शुरू से ही क्रिमिनल्स का गढ़ रहा है। जो इसकी वजह थी वो थी बेरोजगारी का होना, कामकाज था नहीं और युवाओं की तादाद ज्यादा थी। और जहां बेरोजगारी ज्यादा होती है वहां पर लोग आसानी से जुर्म के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। और यही कुछ हाल लियारी का भी था। लेकिन अपने वक्त में लियारी का अपना ही एक अलग नाम था। इसके पहले कि ये बदनाम हो, पाकिस्तान में ये दो चीजों के लिए बहुत फेमस थी। पहला है बॉक्सिंग और दूसरा है फुटबॉल। लियारी ने पाकिस्तान को कई इंटरनेशनल लेवल के बॉक्सर्स और फुटबॉलर्स भी दिए। इनमें से एक बॉक्सर तो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, एजुकेशन का ना होना, इन सब वजहों से यहाँ के नौजवान जुर्म के रास्ते पर निकल पड़े। और इस कहानी की शुरुआत होती है 1960s एंड 70s में। लियारी में एक शख्स था जिसको पहले दादा, गैंगस्टर या क्रिमिनल कहा जाता था। उसका नाम था दाद मोहम्मद। दाद मोहम्मद और उसका भाई लियारी के पहले गैंगस्टर्स के तौर पर जाने जाते थे। और इन्होंने ही लियारी में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बुनियाद रखी, जिसमें ये ड्रग्स यानी हशीश बेचते थे और प्रोटेक्शन मनी के नाम पर लोगों से पैसे वसूलते थे कि तुम हमें पैसे दो, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और यही इनका काम था। इसी दौर में जब दाद मोहम्मद की हुकूमत चल रही थी, लियारी में एक और नाम उभर कर आता। वो नाम था हाजी लालू। हाजी लालू एक कच्ची बलोची आदमी था और कहते हैं ये इतना टफ था कि इसने देखा देखी दाद मोहम्मद के देखा देखी अपनी ही एक गैंग बना ली थी। अब लियारी में दो गैंग एग्जिस्ट करती थी और दो अलग अलग गैंगस्टर्स थे। एक था दाद मोहम्मद और एक था हाजी लालू। इसी दौरान हाजी लालू की नजर एक लड़के पर पड़ती है जो लियारी का रहने वाला था। वो लड़का बड़ा शातिर, बड़ा तेज था। हालांकि वो लोगों को ठगता था, उसने कोई ऐसा बड़ा क्राइम नहीं किया था। लेकिन हाजी लालू को उसमें एक उम्मीद नजर आई। हाजी लालू को लगा ये लड़का आगे जाकर बहुत नाम करेगा, बहुत तेज घोड़ा है। हाजी लालू ने उसे अपनी गैंग में शामिल कर लिया और उसके सर पर अपना हाथ रख दिया। और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सरदार अब्दुल रहमान बलोच, जो आगे जाकर रहमान डकैत के नाम से मशहूर हुआ, वो था। रहमान की फैमिली भी एक तरह से क्राइम में इन्वॉल्व थी। जो उसके पापा थे वो भी ड्रग्स की तस्करी करते थे और कई बार उन्हें इसी इल्जाम में पकड़ा गया था। उसके भाई, उसके चाचा, इन सब के ऊपर भी लीगल केसेस चल रहे थे। तो बचपन से ही रहमान ने जुर्म की दुनिया को अपने इर्द गिर्द देखा था। अब रहमान का क्या था? लियारी टाउन के दो सबसे बड़े गैंगस्टर्स में से एक हाजी लालू का उसके सर पर हाथ था। रहमान देखते ही देखते हाजी लालू के बेहद करीब आ गया, बेहद नजदीक आ गया। और अब वो छोटी मोटी ठगी छोड़कर बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने लगा। लोगों को धमकाना, वसूली करना, कत्ल करना, वो सब हाजी लालू के इशारे पर करता था। 1980s के बाद से इन्होंने किडनैपिंग का धंधा भी शुरू कर दिया, जिसमें ये लोगों से रैंसम मनी के तौर पर ढेर सारे पैसे लिया करते थे। 1990s में एक बहुत बड़ा वाकया हुआ। लियारी टाउन के एक बहुत ही अमीर शख्स को हाजी लालू के गैंग ने किडनैप किया। रहमान ने किडनैप किया, उससे बहुत सारा पैसा इन्होंने रैंसम में वसूला। लेकिन जब ये बात हाजी लालू तक गई, जब वो पैसा उसके पास गया, तो उसे पहली बार रहमान पर शक हुआ। जो किडनैपिंग में से पैसा हड़पा गया था, उसमें से कुछ हिस्सा रहमान ने हड़प लिया था, अपने पास रख लिया। और यहाँ से पहली बार हाजी लालू और रहमान के बीच रिश्तों में दरार आ गई। जब दरार पड़ी तो गैंग के बाकी मेंबर्स ने भी कान भर दिए थे। और तब तक रहमान अपना कद उस गैंग में बहुत ऊपर तक बढ़ा चुका था। रहमान तय करता है कि खुद को वो हाजी लालू की गैंग से अलग कर ले। वो हाजी लालू की जो छाया है उससे बाहर निकल आएगा और उसने ठीक वैसा ही किया। इन दोनों का रिश्ता टूट चुका था। हाजी लालू से अपना रिश्ता तोड़ने के बाद रहमान ने छोटे मोटे ठगों को, जो कि छोटी मोटी ठगी करते थे, जो लड़के थे लियारी के, उनको मिलकर अपनी एक नई गैंग बनाई और जुर्म के रास्ते पर उसने अपना और खूंखार चेहरा दिखाया।
और यहीं से धीरे धीरे रहमान का नाम रहमान डकैत पड़ता गया। अब रहमान डकैत दाद मोहम्मद और हाजी लालू के बाद तीसरा बड़ा नाम उभर कर सामने आया। उधर दूसरी ओर हाजी लालू की कुछ वक्त के बाद मौत हो जाती और उसके बेटे अरशद पप्पू ने उनकी विरासत संभाल ली। हालांकि ऐसा कहते हैं कि अरशद पप्पू अपने बाप से ज्यादा रूथलेस और खतरनाक था। वो अपने दुश्मनों को दर्दनाक मौत दिया करता था। हाजी लालू पुराने दौर के क्रिमिनल थे। उन्होंने कहा ठीक है, अगर लड़के से गलती हो गई तो कोई बात नहीं, उन्होंने ज्यादा इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बेटा अरशद पप्पू, उसे ये बात खटक रही थी। उसे लगा कि रहमान डकैत ने पीठ में खंजर घोंपा, ऐसे शख्स को माफ नहीं करना चाहिए। फिर इन दोनों के बीच में शुरू होती है एक गैंग वॉर। ये बात 2003 के दरमियान की है, जब अरशद पप्पू और रहमान डकैत के बीच एक खूनी लड़ाई होती। एक ऐसी लड़ाई जो लियारी ने शायद पहले कभी नहीं देखी। इस गैंग वॉर में कहते हैं कि 1500 से ज्यादा लोग मारे गए। ये गैंग वॉर चली रही थी। इसी वक्त अरशद पप्पू ने अपनी गैंग को चलाने के लिए एक लोकल ट्रांसपोर्टर फैज मोहम्मद बलोच को किडनैप किया। उससे वसूली तो की, लेकिन उसे इस तरह की मौत मारी गई कि ऐसी मौत, इतना ब्रूटल मर्डर लियारी ने कभी नहीं देखा था। उसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए गए। जो उसके टुकड़े थे उनको गधे गाड़ी में पूरे लियारी में घुमाया गया। उसके बाद उन टुकड़ों को जलाया गया, फिर सीवर में फेंक दिया गया। लियारी के इतिहास में ये इतना ब्रूटल मर्डर साबित हुआ कि लोगों के दिमाग पे इसने अपनी छाप छोड़ दी। लोग सहम गए थे और ये बात पूरे पाकिस्तान में आग की तरफ फैल गई। फैज मोहम्मद बलोच के बेटे का नाम था उजैर जन बलोच। उसने अपने बाप का बदला लेने के लिए सोचा कि उसे कोई ताकतवर आदमी चाहिए। तो लियारी में सिर्फ एक आदमी था जो अरशद पप्पू से बराबरी कर सकता था, और उसका नाम था रहमान डकैत। उजैर जन बलोच अब रहमान डकैत का दामन थाम लेता और उसके गैंग में शामिल हो जाता। और वो कहता है कि मेरे पास बेशुमार दौलत, तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, लेकिन जिस तरीके से मेरे बाप को मारा गया, मैं उस चीज का बदला लेना चाहता हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारी गैंग में शामिल हो रहा हूँ। अब रहमान डकैत की गैंग में एक बहुत ही अमीर शख्स, एक ट्रांसपोर्टर का बेटा शामिल हो चुका था। अब लगा कि रहमान डकैत के ऊपर जो उसने भरोसा दिखाया है उसे पूरा करना होगा। तब तक धीरे धीरे गैंग वॉर भी तेजी पर पहुंच चुका था। 2003 से 2009 के बीच में कहते हैं कि रहमान डकैत और अरशद पप्पू के बीच जंग में पूरा लियारी लहूलुहान हो गया था। पुलिस नाम की कोई चीज नहीं थी और इस वक्त तक वहां पर पॉलिटिक्स भी शामिल हो चुकी थी, जैसा हर बार होता है। अब इसी गैंग वॉर के बीच में रहमान डकैत पप्पू पर भारी पड़ रहा था। पप्पू के गैंग के एक एक शख्स को गिन गिन कर चुन चुन कर मार रहे हैं और बहुत बुरी मौत मार रहे हैं। तभी रहमान डकैत को एक आइडिया आता कि अगर गैंगस्टर बनना है, बड़ा नाम करना है, बड़ा नाम कमाना है और पावर चाहिए, तो नेताओं के साथ हाथ मिलाना जरूरी है, उनके साथ उठना बैठना जरूरी है। इस इलाके लियारी में उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी, बेनजीर भुट्टो की पार्टी का दबदबा था। यहाँ पर हर बार पीपीपी का एक कैंडिडेट खड़ा होता था और हर बार वही जीतता था। रहमान डकैत पीपीपी ज्वाइन कर लेता है और बेनजीर भुट्टो को गारंटी देता है कि लियारी में सिर्फ उन्हीं की सरकार बनेगी। अब पीपीपी के नेता, मंत्री और जो पुलिस ऑफिसर्स है, जितने लोग थे, उनको रहमान डकैत एक तरह से शरण दे देता है। पीपीपी ज्वाइन करने के बाद रहमान डकैत 2008 में पाकिस्तान अमन कमेटी यानी शांति के लिए कमेटी बनाता है, जिसका मेन मकसद था खून खराबा रोकना और शांति बनाए रखना। अब सोचिएगा, गैंगस्टर शांति की बात कर रहा है और कत्लेआम जो हो रहा है वो कोई और नहीं बल्कि यही आदमी फैला रहा है, और यही शांति की भी बात कर रहा है कि हम ऐसी कमेटी बनाएंगे जिससे शांति फैले, कोई खून खराबा ना हो, कोई डकैती, कोई ऐसे काम, ऐसे क्राइम ना हो। लेकिन सिर्फ ये एक छलावा था। जो इसका असली मकसद था वो ये था कि जो लोग रहमान डकैत की कमेटी में शामिल होंगे, सिर्फ ये उन्हीं की रक्षा करेगा, उनके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा। जो पीएससी का मेंबर होगा वो रहमान डकैत का मेंबर, यानी उसको कोई टच नहीं कर सकता। अब देखते ही देखते रहमान डकैत की जूती बोलने लगी। ड्रग्स का धंधा पहले से ही था, एक्सटॉर्शन, गैम्बलिंग और अन्य तरह के जो क्राइम्स थे वो अब एक रूटीन बन चुकी थी लियारी। अब जब पैसे आए, रहमान डकैत ने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की। उसे एक और चीज लगने लगी कि अगर क्राइम करना होगा और लियारी में ही रहकर हुकूमत करनी होगी, तो उसे वहां के जो गरीब वर्ग के लोग थे उन्हें अपने हित में करना होगा, अपनी साइड करना होगा। अब उसने एक काम और किया। पैसे तो उसने बेपनाह कमा लिए थे, अब उसने गरीबों की मदद करना शुरू कर दी। अगर किसी के घर में पानी नहीं जाता, पानी नहीं होता, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता, लोगों को फ्री में राशन बांटता। उसने यहाँ तक खुद की अदालत भी खोल ली थी, जहां पर फैसला वो खुद सुनाता था। गरीब लड़कियों की शादी करवाना, राशन पानी, लियारी में गरीबों का ख्याल रखना, ये सब
अब रहमान डकैत करने लगा था। देखते ही देखते गैंगस्टर रहमान डकैत अब एक रॉबिन हुड की इमेज पा चुका था। ये सब कुछ चल ही रहा था, लेकिन उसके मन में अरशद पप्पू से बदला लेने वाली बात अभी भी थी, और बिना अरशद पप्पू को मारे वो उस ट्रांसपोर्टर और बलोच का बदला नहीं ले सकता था। अब बदला लेने के लिए सरकार का हाथ जो सर पर आ चुका था, तो वो और ज्यादा ब्रूटल बन जाता। अब छुर्रे, चाकू, कट्टे, इनसे उठकर AK-47 और रॉकेट लॉन्चर्स भी आ गए थे उसके पास। और AK-47 तो ऐसे गूंजते थे लियारी में जैसे पटाखे फोड़े जा रहे हो। खून खराबा इस कदर होने लगा कि हफ्तों हफ्तों स्कूल बंद रहते थे। माँ बाप अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजते थे कि वो क्या पता किस गैंग वॉर का, किस गोली का शिकार हो जाए। औरतों ने घर से बाहर निकालना बंद कर दिया था कि पता नहीं कौन सी गोली कब आकर उन्हें लग जाए। लेकिन इसी बीच एक कहानी आती है रहमान डकैत के बाद। सबसे ज्यादा खूंखार चेहरा उसका दुनिया के सामने आया कि यह आदमी किस हद तक गिर सकता है। एक बार रहमान डकैत को शक होता है कि उसकी अम्मी जो अरशद पप्पू और हाजी लालू से मिली हुई, वो सारी इंफॉर्मेशन इधर से उधर कर रही। जब रहमान हाजी लालू के गैंग में था, जब उस गैंग में शामिल था, तो इनकी फैमिली के रिश्ते अच्छे थे, सबका आना जाना हुआ करता था, सबकी बोलचाल अच्छी। लेकिन कहीं जाकर ऐसी चीज होती है जहां पर रहमान डकैत को लगता है कि कोई तो घर का भेड़िया है जो जाकर अपनी इंफॉर्मेशन, रहमान डकैत की इंफॉर्मेशन अरशद पप्पू को लीक कर रहा है। और कहते हैं कि कुछ खास लोगों से उसे ये बात पता लगी है कि उसकी माँ ही है जो कि इस घर का भेड़िया, इस घर का भेदी है, जो जाकर इंफॉर्मेशन दुश्मन को लीक कर रही। और इस बात को वो दूसरे सोर्सेज से पुख्ता कर कंफर्म करता है। और कहते हैं कि जब रहमान डकैत को यकीन हो कि वो घर का भेदी और कोई नहीं बल्कि उसकी माँ ही है, तब लियारी ने उसका सबसे डरावना चेहरा देखा। उस बंदे ने अपनी माँ का ही गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया, फिर उसकी माँ की ही चुनरी से उसे पंखे से लटका दिया और कहा कि माँ ने अपनी जान खुद दे दी। लेकिन बाद में रहमान डकैत के करीबियों ने खुलासा किया कि रहमान डकैत ने ही अपनी माँ की जान, क्यों? क्योंकि वो दुश्मन गैंग से मिली हुई। अब ये सब कुछ चल रहा था, रहमान डकैत का कहर टूट रहा था। जो लियारी था वो जंग का मैदान बन चुका था, पूरा लियारी लहू लुहान हो चुका था। और अब जाकर ये बात मीडिया में भी फैल चुकी थी, और अब सरकार को लगता है कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है, कुछ करना चाहिए। तो सरकार पुलिस को खुली छूट दे देती कि जो करना है करो, लेकिन लियारी को पूरी तरह साफ करो और रहमान को और अरशद पप्पू को इनका खात्मा करो। तब उस वक्त जैसे इंडिया में इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हुआ करते थे, उसी वक्त पाकिस्तान में भी एक नाम उभर कर आता है जो बड़ा फेमस हुआ। वो नाम था चौधरी असलम का। चौधरी असलम एक इनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से उभर कर आए, जिन्हें ये टास्क दिया गया था। अब लियारी के कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर पुलिस का जाना नामुमकिन था, क्योंकि अगर पुलिस गई तो उन्हें पक्का पता था कि वो लौट कर नहीं आएंगे। 9 अगस्त 2009 ये वो तारीख है जिस दिन पाकिस्तानी मीडिया में एक खबर आती है कि रहमान डकैत पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। बाद में तस्वीरें भी आई, लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई कि रहमान डकैत को एनकाउंटर में नहीं मारा गया, उसे पुलिस ने धोखे से पुलिस स्टेशन बुलाया और उसे वहीं पर मार डाला। अब रहमान की मौत के साथ उसकी कहानी भी यही खत्म हो जाती। अब रहमान डकैत की मौत के बाद उजैर बलोच, वही ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला शख्स जिसके बाप को इतनी बेरहमी से अरशद पप्पू ने मारा था, वो शख्स अब ये कमान संभाल लेता है इस गैंग। 2009 में वो रहमान की गैंग की कमान संभाल लेता है और बन जाता है नया बॉस। और वो रहमान डकैत से भी ज्यादा खूंखार था, क्योंकि उसके सर पर रिवेंज, बदले का खून सवार था। वो पप्पू गैंग का सफाया करना चाहता था और अरशद पप्पू को वही मौत मारना चाहता था जो अरशद पप्पू ने उसको बाप को दी। इसके बाद वो लग जाता है पप्पू गैंग के पीछे। 2009 से अगले 4 साल तक फिर से गैंग वॉर चली। पप्पू गैंग के बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, करीबन 100 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन फिर भी उजैर के हाथ पप्पू नहीं लगा। फिर आती है मार्च 2013 की तारीख। मार्च 2013 में जो अरशद पप्पू गैंग के कुछ लोग थे, उन्होंने अरशद पप्पू की मुखबरी की। उन्होंने जाकर उजैर को बताया कि अरशद पप्पू इस समय पर, इस वक्त, इस लोकेशन पर मौजूद है और वो बिल्कुल अकेला रहेगा, उसके पास बहुत कम लोग रहेंगे सुरक्षा के लिए, और इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। हुआ कुछ यूं था कि उजैर ने उसके गैंग के लोगों को पैसे दिए थे उसकी मुखबरी करने के लिए, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। और मार्च 2013 में उजैर ने मुखबिर द्वारा बताई गई जगह पर वहां जाकर अरशद पप्पू और उसके भाई यासिर अगवा कर लिया। एक पुराना दुश्मन अब उजैर के हाथ में था, जिसका खात्मा खुद रहमान डकैत ना कर पाए। उन्हें अगवा करने के बाद, उन्हें उठा लेने के बाद उन्हें खुफिया जगह पर ले जाएंगे। उसके बाद जो चीज होती, उसने पूरे लियारी, पूरे कराची को दहला कर रख दिया।
उसने उन दोनों को इतनी बेरहमी से मारा, उसी तरीके से मारा जो उन लोगों ने, अरशद पप्पू ने उज़ैर के बाप को मारा था। पहले उसने 5 दिन तक उसको अपने पास रखा, उसके ऊपर सारे जुर्मों सितम ढाए, उसे हर तरीके के टॉर्चर से गुजारा। उसके बाद उसका सर तन से जुदा करके पूरे लियारी में गधे गाड़ी पर बिठाकर घुमाया और सबको बताया कि ये हमारा दुश्मन है और देखो उसका हश्र क्या हुआ। उसके बाद उसके टुकड़े करके उन्हें जलाया और उसी तरीके से उसे खत्म किया जिस तरीके से उसके बाप, उज़ैर के बाप को अरशद पप्पू ने मारा था। इत्तेफाक की बात है, जब ये परेड हो रही थी, जब उसकी बॉडी को पूरे लियारी में घुमाया जा रहा था, इसको लोगों ने कैमरे पर रिकॉर्ड करके मीडिया में चला दिया था और इसको देखने के बाद वहां का प्रशासन, वहां की पुलिस, वहां के नेता, हर लोग कांप गए। ये सब देखने के बाद वहां की सरकार ने स्पेशल टास्क फोर्स बनाई और कहा कि लियारी में से इस उज़ैर को और जितने भी गैंगस्टर्स हैं इन सबका सफाया करो। जब ये बात सामने आई तो उज़ैर पहले ही कराची छोड़कर, देश छोड़कर भाग चुका था। वो पहले ओमान गया, फिर अलग अलग देशों में जाकर छुप गया और उसके जो गैंग के मेंबर्स थे वो भी अलग अलग देशों में जाकर उन्होंने भी शरण ले ली। कहते हैं कि उज़ैर और पप्पू के बीच गैंग वॉर में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए और उसके पहले जो रहमान डकैत की कहानी थी वो तो अलग ही कहानी। तो ये थी रहमान डकैत की असल कहानी, ये थी लियारी टाउन की कहानी जो इतना बड़ा सेंसेशन अभी बना हुआ। तो ये था पूरा माजरा, ये थी पूरी कहानी। अब तो खैर लियारी टाउन बड़ा एक शांत शहर है, बड़ा खुशहाल शहर है। अब यहाँ पर कोई गैंग वॉर्स नहीं होती, कोई ऐसी डकैती नहीं होती। लेकिन एक समय था जब इसने पूरे पाकिस्तान को दहला कर रखा। तो दोस्तों ये थी कहानी। जिस अदाकारी से जिस अदाकार अक्षय खन्ना ने इस रोल को निभाया है, उनकी आज बहुत तारीफ हो रही, सोशल मीडिया पे लोग पसंद कर रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर करें अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और ऐसी वीडियोस में लाता रहूं। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।